यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम हिंदी भाषा के विविध रूप इसका अध्ययन कर रहे थे और कल के क्लास में हमने बोलचाल की भाषा अथवा वाचिक भाषा जो होती है उसका अर्थ हमने जान लिया है। ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके दो रूप क्या है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज के क्लास में इसके आगे क्या है इसके बारे में आपको मैं विश्लेषण दूंगी। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया कि ये जो बोलचाल की भाषा होती है अथवा वाचिक भाषा होती है, वो जो हम बोलते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा बोलते हैं। ठीक है, वाचिक भाषा और बोलचाल की भाषा दोनों जो है वो एक ही, उसका अर्थ जो है वो एक ही है। ठीक है, मैं हमने पिछले क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि बोलचाल की भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है सामान्य रूप और दूसरा रूप है मानक रूप। सामान्य बोलचाल की भाषा वो रूप है जिसमें व्यक्ति जो है वो आपस में सिर्फ बात करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति जो एक दूसरे को जानते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी एक व्यक्ति अपने विचार जो है वो दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति क्या है, प्रति उत्तर में क्या करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। तो वो क्या होता है, बोलचाल ये सामान्य रूप है जिसमें व्याकरण परफेक्ट होना अथवा सही होना इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा गलत सलत बोले तो भी चलता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे किताबी भाषा होती है उस भाषा का हम लोग न प्रयोग करते हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये है सामान्य रूप। मानक रूप उसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा, एक राज्य के व्यक्ति है और दूसरे राज्य का जो व्यक्ति है वो दोनों जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो दोनों अपरिचित है। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, जो दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं है, वो क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो विचारों को प्रकट करता है। तब जिस भाषा का वो प्रयोग करता है वो व्याकरण सहित सही तरीके का व्याकरण जिसमें होता है वैसी भाषा का चयन करके अथवा सिलेक्ट करके वो क्या करता है, अपना जो है वो वार्तालाप करता है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो बोलचाल भाषा की जो सामान्य रूप है उसमें व्याकरण का सही होना जरूरी नहीं है, और दूसरा जो मानक रूप है उसमें व्याकरण सही तरीके से होना, शुद्ध हिंदी बोलना बहुत जरूरी है। बस इतना ही तात्पर्य है। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे एक ये भी बात कही गई थी कि भाषा जो है वो तभी सफल हो सकती है जब आपके मन में अथवा आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति तक समझ में आ रहा है, वो अच्छी तरह से प्रकट भी हो रहा है। यानी आपका जो बोलना है अगर दूसरे व्यक्ति को वो समझ में आ रहा है तो वहां पे भाषा अच्छी तरह से प्रयोग हो रहा है, ऐसे हम लोग कहते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, यानी मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भाषा अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि भाषा को बोधगम्य बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बोधगम्य बनाना यानी जो आप कहना चाहते हो दूसरे व्यक्ति से, वो भाषा से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और हम भाषा से ही उसको समझा सकते हैं कि हमारे विचार क्या है अथवा हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हमने कल की क्लास में 78 पेज नंबर पर जो हमने पढ़ा था, पेज नंबर जो है उसका हमने अध्ययन किया था। अब हम लोग 79 पेज जो है बोलचाल की भाषा के ऊपर लिखा है वो हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले एक थोड़ा सा पैराग्राफ बचा है 78 पेज पे, वहां से दो वाक्य से मैं शुरुआत करती हूँ।
व्यक्तियों के बीच परस्पर संवाद बोलकर या लिखकर हो सकता है। बोलते वक्त प्रयुक्त भाषा को वाचिक भाषा कह सकते हैं, जो अकृत्रिम रहती है। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं और एक बार पढ़ती हूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति अगर अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं अथवा प्रकट करते हैं, तो एक दूसरे का बोलना जो है उनको समझ में आना चाहिए, तभी भाषा क्या है, सक्सेसफुल है, यानी उसका विकास होता है, अथवा वो, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, तभी भाषा का हम लोग सही सही उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संवाद बोलकर या लिखकर हो सकता है, यानी आप अपनी जो बातें हैं वो लिखकर भी बता सकते हैं या बोलकर भी बता सकते हैं। देखिए पहले के ज़माने में, जैसे मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर्स, फ़ोन वगैरह, ईमेल वगैरह कुछ नहीं थे, तब व्यक्ति क्या करते थे, अपने विचारों को चिट्ठी में लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते थे, अथवा अगर वो व्यक्ति हमारे सामने है तो हम क्या कर सकते थे, बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकते थे अथवा संवाद कर सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे। देखिए अभी देखिए सामान्य रूप में क्या है, बोलचाल की भाषा जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग बोलते हैं, लेकिन मानक भाषा जो है उसमें हम लोग जो है, जब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य अथवा स्टेट का, एक स्टेट का व्यक्ति अगर दूसरे स्टेट के व्यक्ति के साथ बात करना है, तो वो आपके सामने नहीं है, तो तब आप क्या करते हो, चिट्ठी लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हो अथवा संवाद करते हो, कम्युनिकेट करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि आप अपना संवाद अथवा कम्युनिकेशन बोलकर भी कर सकते हैं अथवा लिखकर भी कर सकते हैं। आगे, बोलते वक्त प्रयुक्त भाषा को वाचिक भाषा कह सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना, अभी जो मैं बात कर रही हूँ उसको हम लोग बोलते हैं वाचिक भाषा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, कुछ लिख रही नहीं हूँ, ठीक है, तो सिर्फ बोल रही हूँ, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको वाचिक भाषा कहते हैं। जो अकृत्रिम रहती है, यानी अकृत्रिम का अर्थ होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, यानी उसको हम लोग सेव करके नहीं रख सकते। अगर आपके पास रिकॉर्डर है तो आप वो सेव कर सकते हो, आपका बोलना जो है कुछ भी है, लेकिन क्या आप हर वक्त जो भी आपके परिचित लोग होते हैं, क्या हर एक व्यक्ति के साथ आपका बोलना जो है वो आप रिकॉर्ड करते हो, क्या आप संभाल के रखते हो? ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए इसको कहा है अकृत्रिम, आर्टिफिशियल है, ऐसे करके वहां पे उन्होंने कहा है कि वो जो हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग अपने मित्र से बात करते हैं, अपने घर के परिवार के लोगों से बात करते हैं, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे उन्होंने शब्द दिया है कि अकृत्रिम, यानी उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसका रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन नहीं करते, कहने का तात्पर्य ये है। अभी देखिए मैं जो आपके साथ बात कर रही हूँ वो अकृत्रिम नहीं है, वो उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो ये अकृत्रिम नहीं है। इस दृष्टि से बोलचाल की हिंदी को वाचिक हिंदी कह सकते हैं, यानी यहाँ पे कहा है कि बोलने वाली जो भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, उसको आप वाचिक भाषा कह सकते हैं। वाचिक हिंदी प्रमुख रूप से दो संदर्भों, औपचारिक और अनौपचारिक में प्रयुक्त होता है। देखिए अभी ये जो वाचिक हिंदी है, ये जो हमारा बोलने का तरीका है, उसके भी दो रूप हैं। वो दो रूप कौन से हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या है और अनौपचारिक क्या है, इसका अर्थ आगे उन्होंने दिया है, हम पढ़ते हैं और विश्लेषण करते हैं। देखिए औपचारिक संदर्भ में प्रयुक्त वाचिक भाषा मानक या व्याकरण सम्मत होती है। देखिए अभी ये जो औपचारिक भाषा होती है, जैसे कि मैंने कहा वाचिक भाषा यानी जो मैं बोल रही हूँ वो भाषा, ठीक है। औपचारिक भाषा, उसके दो प्रकार है, जैसे मैंने कहा कि वाचिक भाषा के दो प्रकार हैं। पहला एक है औपचारिक भाषा और दूसरा है अनौपचारिक भाषा। ये दो रूप भेद है अथवा ये दो टाइप्स है वाचिक भाषा के, ठीक है। अभी ये औपचारिक क्या है? जब कोई व्यक्ति बोलते वक्त सही व्याकरण का प्रयोग करते हुए अगर वो बोलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक भाषा, यानी सिस्टमेटिकली शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए अगर हम व्याकरण सहित
सही व्याकरण से अगर हम बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक वाचिक भाषा। आगे, जबकि अनौपचारिक संदर्भ में व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, इस अनौपचारिक भाषा में व्याकरण का ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, अभी जो मैं हूँ आपके साथ व्याकरण सहित औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को आपके साथ प्रकट कर रही हूँ। जब कोई व्यक्ति बिना व्याकरण सही रखे कुछ बात करता है तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक वाचिक भाषा। ठीक है, यानी उसमें व्याकरण सही नहीं होता। अगला देखिए, औपचारिक संदर्भ में वाच्यार्थ वाले वाचक शब्दों तथा विषयानुकूल शब्दों का प्रयोग करने के कारण परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संदर्भ में सामान्य, अलंकारिक, लक्षक या व्यंजक शब्दों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। देखिए, अभी देखिए, हम किसी, मान लीजिए मेरे सामने एक व्यक्ति है और वो बहुत ही जैसे हम लोग बोलते हैं कि उच्च अधिकारी पद पर एक व्यक्ति है और उसके साथ मुझे बात करना है। यानी मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो एक हाई पोस्ट पर है और उसके साथ मुझे बात करना है, तो मैं कैसे बात करूंगी? व्याकरण सहित औपचारिक दृष्टि से मैं क्या करती हूँ? उनके साथ बात करती हूँ। यानी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए व्याकरण जिसमें सही है उसका उपयोग करते हुए, यानी व्याकरण सही का उपयोग करते हुए मैं क्या करती हूँ? उनके साथ बात करती हूँ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औपचारिक भाषा। अतः मान लीजिए कि अभी मैं आपके साथ जिस भाषा में बात कर रही हूँ उसको आप कह सकते हो औपचारिक भाषा, क्योंकि मैं यहाँ पे व्याकरण का प्रयोग करते हुए शुद्ध हिंदी में आपके साथ बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी आगे देखिए, जबकि अनौपचारिक संदर्भ में सामान्य, अलंकारिक, लक्षक या व्यंजक शब्दों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। देखिए, अभी अनौपचारिक भाषा किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसमें व्याकरण सही होना जरूरी नहीं है अथवा व्याकरण को दिमाग में रखते हुए बात करना जरूरी नहीं है। जिस तरह से आप अपनी माँ से, आपके घर के परिवार के साथ जिस तरह से आप बात करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औपचारिक दृष्टि से। देखिए, अभी जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ उसको मैं कह सकती हूँ औपचारिक दृष्टि। अभी अभी मेरी जो मदर टंग है अथवा मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, लेकिन मैं मेरे माँ के साथ, मेरे पिताजी के साथ, आपके साथ जैसे मैं बात करूँ वैसे मैं बात नहीं करती। मेरा बोलने का तरीका, मेरे कहने का तरीका अलग होता है। उसमें कभी कभार व्याकरण सही भी होता है और व्याकरण गलत भी हो जाता है, लेकिन उतना ध्यान हम लोग नहीं देते। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक वाचक भाषा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज करके मत लीजिए, मैं सीधे सिंपल वर्ड्स में कहती हूँ। औपचारिक वाचक भाषा यानी शुद्ध हिंदी जिसमें व्याकरण सही हो और जो हम किसी औहदेदार व्यक्ति के साथ बात करते हैं, शुद्ध हिंदी में जब बात करते हैं तब हम उसको औपचारिक भाषा कहते हैं। और अनौपचारिक भाषा उसे कहते हैं जिसमें व्याकरण सही होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, कार्यालयों में अधिकारियों के बीच कार्यालय का कामकाज संबंधी संवाद, किसी नौकरी में भर्ती के इंटरव्यू के समय संवाद, बैंक में खाता खोलने या अन्य किसी बैंकिंग कार्य के लिए बैंक के अधिकारियों से संवाद आदि औपचारिक संदर्भ के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मैंने पहले ही एक उदाहरण देते हुए कहा कि जब हम किसी औहदेदार व्यक्ति के साथ, यानी हाई पोस्ट के व्यक्ति के साथ जब हम बात करते हैं तब हम व्याकरण सही रहते हुए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए उसका
उसके साथ हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स दिया गया है, यानी उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए बैठा है, अगर कोई व्यक्ति बैंक में जाकर बैंक में खाता खोलने के बारे में पूछ रहा है, अगर बैंक के अधिकारी के साथ अथवा मैनेजर के साथ अगर वो बात कर रहा है, तो उसको क्या ये सब कुछ जो है वो औपचारिक वाचक भाषा का क्या है, उदाहरण है, जिसमें व्याकरण सही है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस भाषा में व्याकरण सही होता है और व्याकरण सही रख कर हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के साथ मानते हैं अथवा प्रकट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक भाषा कहते हैं। हिंदी तर क्षेत्र में हिंदी पढ़े लिखे कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अच्छी हिंदी लिख सकते हैं, किंतु हिंदी बोलने में वे असमर्थ होते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं अथवा बहुत सारे राज्य हैं जिनमें ऐसे व्यक्ति भी मौजूद है जिनको हिंदी लिखने के लिए बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन हिंदी बात करने के लिए अच्छी तरह से नहीं आता। इसलिए ऐसा होता है कि हिंदी बोलते वक्त वे इस पर बोधवान होते ही कि अपनी मातृभाषा हिंदी नहीं है। देखिए उनको पढ़ना लिखना तो आता है हिंदी भाषा में, लेकिन उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होने की वजह से वो हिंदी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति हिंदी क्षेत्र के व्यक्तियों के सामने हिंदी बोलने में हिचकते हैं। देखिए उनकी यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है जिनकी मातृभाषा कुछ दूसरी है, लेकिन उनको हिंदी पढ़ना लिखना आता है, लेकिन हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं होने के कारण जब दूसरे व्यक्ति के साथ वो हिंदी में बात करते हैं तो वो हिचकिचाने लगते हैं, ठीक है। उनको शर्म आने लगती है, उनको बोलने के लिए तकलीफ होती है। यदि वे हिंदी बोले तो व्याकरण आदि पर ध्यान देने के कारण उनकी बोली में कृत्रिमता आ जाती है, जिससे सुनने वाले आसानी से समझ सके कि बोलने वाले हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति नहीं हैं। देखिए जैसा यहाँ पे कहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना और लिखना आता है हिंदी में, लेकिन बोलना नहीं आता। अगर वो व्यक्ति व्याकरण सही रहते हुए भी अगर हिंदी बात करता है, लेकिन उसके बोलने के तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं है अथवा उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। देखिए पहले मैंने जो है वो पहले एक आपको उदाहरण दिया था। अगर आप साउथ इंडिया में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ना लिखना हिंदी आता है, लेकिन बोलते वक्त उनका टोन जो होता है, उनका बोलने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, तो हम झट से उनको पकड़ लेते हैं कि हाँ बाबा इसको हिंदी इनकी मातृभाषा नहीं होने के कारण इनको हिंदी जो है उतनी जम नहीं रही है अथवा वो बोलते समय हिचकिचा रहे हैं। तो ये समझ में आता है उनके टोन से, उनके जैसे हम लोग बोल सकते हैं उनके बोलने के तरीके से हमको समझ में आ सकता है कि ये हिंदी भाषी व्यक्ति नहीं है। हिंदी भारत में सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, भारत की संपर्क भाषा है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ये जो हमारी हिंदी है वो पूरे भारत में प्रचलित है, यानी इसका विकास अच्छी तरह से हुआ है, ठीक है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा भारत में रहने वाले लोग हिंदी भाषा को जानते हैं। भारत की संपर्क भाषा है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ये जो हिंदी भाषा है वो भारत की संपर्क करना यानी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेशन का अर्थ ही संपर्क है, ठीक है। अतः हिंदी तर क्षेत्र के व्यक्तियों तथा हिंदी क्षेत्र के व्यक्तियों को वाचिक हिंदी की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। देखिए
तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा जानते हैं और हिंदी भाषा को बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को जो है वो हिंदी भाषा एटलीस्ट बोलने के लिए तो आनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति हिंदी तक क्षेत्र में पहुंचने पर वहां के व्यक्ति उनसे हिंदी में बोलते हैं और उन्हें या तो अच्छी हिंदी या टूटी फूटी हिंदी में जवाब मिलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति यानी जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे ये जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिंदी भाषा जो है वो मातृभाषा है। तो ये जो मातृभाषा होने की वजह से अगर वो व्यक्ति अगर साउथ इंडियन व्यक्ति के साथ दक्षिण भारतीय यानी दक्षिण में रहने वाले लोगों के साथ दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के साथ अगर वो बात करेंगे तो वो शुद्ध हिंदी में बात करेंगे, लेकिन वहां से प्रत्युत्तर में यानी वहां से रिप्लाई क्या आता है टूटी फूटी हिंदी में। यानी हमको समझ में आ जाता है कि इनको हिंदी बोलने के लिए नहीं आ रही है, यानी वो हिंदी टूटी फूटी बात कर रहे हैं। हिंदीतर क्षेत्र के व्यक्ति के हिंदी क्षेत्र में पहुंचने पर उन्हें भी व्यवहार के लिए सहायक बनती है हिंदी भाषा। देखिए जैसे कि कहा गया है कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इंडिया में हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो व्यापार करने के लिए अथवा बिजनेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस हिंदी भाषा का प्रयोग कर कर अपना व्यापार को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी क्षेत्र में रहने वाले यानी जैसे मान लीजिए दिल्ली में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी मातृभाषा हिंदी होती है, हर एक व्यक्ति जो है वहाँ पे हिंदी ही बात करता है। तो अगर उनको भी जो है व्यापार करने के लिए वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और वो हिंदी क्षेत्र से अथवा हिंदी सोसाइटी से ही वो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे वो कहा गया है। उन्हें व्यापारियों से चीजें खरीदने के लिए, रेलवे स्टेशन में जाकर टिकट लेने के लिए, बस में बस टिकट लेने के लिए, ऑटो रिक्शा में यात्रा करने के लिए वाचिक हिंदी की जानकारी उपकारी बनती है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो है उनको वो हिंदी का प्रयोग, ये जो बोलचाल की भाषा है तो वाचिक भाषा है, उसका वो प्रयोग किधर किधर कर रहे हैं। तो एक तो बिजनेस के लिए, रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने के लिए, बस स्टैंड में बात करने के लिए, बस स्टेशन में बात करने के लिए, टिकट कंडक्टर से बात करने के लिए, यानी उनका जो भी जितना भी व्यवहार होता है दिनचर्या में वो सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हुए वो अपने कार्य करें, क्योंकि वो हिंदी क्षेत्र में ही रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हिंदी भाषा जानते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, हिंदी जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। जरूरी चीजें असली दाम के दुगना या तिगुना देकर खरीदनी पड़ती हैं। देखिए कभी कभार व्यापार के लिए क्या होता है, हमको डबल पैसे देकर, ट्रिपल पैसे देकर कुछ कार्य खरीदना, माफ कीजिएगा, कुछ वस्तु खरीदना पड़ता है, व्यापार के लिए बार्गेन करना पड़ता है। तो हिंदी आना बहुत जरूरी है, यहाँ पे कहा गया है। हिंदी का काफी मानकीकरण हो चुका है, किंतु हिंदी क्षेत्र के व्यक्ति अपनी वाचिक हिंदी में अमानक रूप का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति बोलने के लिए व्याकरण का सही प्रयोग करते हुए बात करता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार वो अच्छे व्याकरण के साथ हिंदी बोलता है अथवा थोड़ी टूटी फूटी भी हिंदी बोलता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल देकर ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमारे भारत देश में दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो जो हिंदी बोलते हैं ना वही हिंदी सही है, ऐसे कहा गया है। ठीक है, उनको ही मानक भाषा यानी वो जो भाषा बोलते हैं उसको ही मानक भाषा कहा गया है।
यानी दिल्ली में रहने वाले जो जो हिंदी बात करते हैं वो शुद्ध हिंदी है और वही हिंदी सही है। यानी यहाँ पे एक प्लेस भारत देश ने एक तय किया है कि दिल्ली में जितने भी रहने वाले लोग हैं जो भी हिंदी में बात करते हैं वो हर एक व्यक्ति जो है वो व्याकरण सही तरीके से बात करता है और उनकी जो हिंदी है वो शुद्ध हिंदी है, ऐसा माना गया है। लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है, हिंदी क्षेत्र को मानक क्षेत्र बनाकर भी क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो अच्छी तरह से यानी व्याकरण सही तरीके से प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा कहा गया है। अतः परसर्गों का गलत प्रयोग सुनाई पड़ता है। उदाहरणार्थ मैं सर्वनाम के साथ को जुड़ने वाला रूप है मुझको। देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं मुझे अगर माफ कीजिएगा, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक वाक्य आपको बोलती हूँ एक उदाहरण के तौर पर, मुझे ये किताब चाहिए। ये जो मैंने अभी वाक्य बोला ये सही हिंदी है। मुझे यह किताब चाहिए, ये सही हिंदी है। लेकिन कभी कभार बोलते वक्त क्या होता है, मुझको ये किताब चाहिए, यानी यहाँ पे मुझे के साथ और एक सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ है प्रोनाउन जोड़कर, को जोड़कर हमने क्या किया है, उसको गलत बना दिया है। देखिए मुझे यह किताब चाहिए ये सही वाक्य है, मुझको यह किताब चाहिए ये गलत वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि कई कबार व्यक्ति क्या करते हैं, बोलते वक्त गलत व्याकरण के तरीके से क्या करते हैं, वाक्य का उद्गारते हैं, यानी बोलते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि कभी कभार हमने कहा गया है कि ये जो हिंदी क्षेत्र है वहाँ पे जो बोलने वाले लोग हैं हिंदी, उनकी हिंदी सही है, लेकिन कभी कभार बोलते वक्त उनसे भी गलती हो जाती है, वो भी व्याकरण सही रखकर बात नहीं करते। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि बोलते समय बहुत बार क्या होता है, व्याकरण न ध्यान में रखते हुए बात किया जाता है। ठीक है, अभी इस क्लास में मैंने क्या आपको पढ़ाया कि बोलचाल की भाषा जो है उसके दो रूप है अथवा दो टाइप्स है, सामान्य रूप, मानक रूप। अभी ये जो सामान्य रूप है अथवा ये जो वाचिक भाषा है और उसके दो टाइप्स है अथवा दो रूप है, एक है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी जिसमें हम शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए व्याकरण सही तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वाक्यों को उद्गारते हैं। अनौपचारिक का अर्थ होता है वहां पे हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पेज नंबर 77, माफ कीजिएगा, पेज नंबर 78 में और 79 में हमने यही पढ़ा कि बोलचाल के दो रूप है, मानक भाषा और सामान्य भाषा। और ये जो वाचिक भाषा है बोलने के तरीके के, उसके भी दो प्रकार है, टाइप्स है। पहला है एक वो है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे का जो पार्ट है हम लोग अध्ययन करेंगे और वो है मानक भाषा। अभी मानक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, मैं विस्तार रूप से उसका विश्लेषण करूंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है अथवा अगर ये रिकॉर्डिंग जो हम भेज रहे हैं अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो हमको क्या कीजिए, हमारा जो हिंदी ग्रुप है उसमें आप अपना सजेशन दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, तो हम क्या करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।